जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, है ना। तो अगर रोगों की बात करें तो रोग जो है कि जीवन में एक रुकावट की तरह आते हैं, जिसे हम व्याधि कहते हैं। तो आइए समझते हैं रोगों के बारे में, कौन सा रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। आइए समझते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में और उनसे होने वाले रोगों के बारे में समझते हैं। तो पहले तो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम समझेंगे क्या कि इनके द्वारा कौन सा रोग होता है। आइए समझते हैं। तो अब यहाँ देखो बेटा क्या लिखा है, प्रमुख रोग। कुछ रोगों की बात करेंगे, उनसे बचाव की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे डिजीज लिखा है ना, तो यहाँ अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो इसके बाद डी मिल गया, डिच, फिर उसके बाद प्लस क्या है, ईज है ना, डिजीज जाके मिला। तो इस ईज का मतलब होता है व्याधि। क्या होता है, व्याधि, जिसका मतलब होता है रुकावट। रुकावट ना, अगर व्यक्ति सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक तौर पर, मानसिक और शारीरिक, अगर इनके तौर पर अगर उसके बॉडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो मतलब वो स्वस्थ है। लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार की समस्या है ना, आर्थिक रूप से हो, व्यवहारिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, अगर किसी भी रूप में अगर वो ग्रस्त है तो इसका मतलब है कि वो रोगी है। और बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। कुछ तो क्या होता है कि अंगों में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन अधिकतर जो रोग उत्पन्न होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो व्याधि का मतलब होता है रुकावट, मतलब इसका मतलब है रोग। अगर हम रोग को इधर देखिए, अगर रोग को अवधि के आधार पर देखें, मतलब इसके टाइम पीरियड के आधार पर देखें, तो रोग को अवधि के आधार पर देखने पर क्या मिलता है कि जो रोग है वह मुख्यतः कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। अगर अवधि के आधार पर, समय के आधार पर अगर हम देखें तो रोग जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा तीव्र कालिक रोग, एक होता है दीर्घ कालिक रोग, है ना। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमारे शरीर में जो हो तो जाते हैं लेकिन जल्दी समाप्त हो जाते हैं ना। तो जल्दी समाप्त होने का मतलब ये है कि जब इसका, जैसे कि जुकाम हो गया ना, जैसे जुकाम, कॉमन कोल्ड ना, कॉमन कोल्ड, ठीक, कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया और बुखार हो गया आदि। तो ऐसे रोग जो जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं तो उन रोगों को हम बोलते हैं तीव्र रोग। क्या कहते हैं, तीव्र रोग। लेकिन ऐसे रोग जो बहुत अधिक समय तक रहते हैं तो उन रोगों को हम बोलते हैं दीर्घकालिक रोग। तो यहां पर एग्जाम्पल में तौर में जैसे क्या हो गया, टीबी ना, कैंसर और एड्स। तो ये सब इस प्रकार हैं। लेकिन अगर रोगों के प्रकार के आधार पर देखें बेटा, तो जो रोग के प्रकार हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो रोगों के प्रकार के आधार पर देखें, रोगों के प्रकार के आधार पर देखें, टाइप्स के आधार पर, किसके आधार पर, प्रकार के आधार पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज ना। तो यहाँ देखिए कि अगर देखा जाए तो यहाँ कितने प्रकार के रोग हैं। एक तो है बेटा आपका संक्रामक रोग, दूसरा क्या है, संक्रामक रोग, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, जन्म जात रोग,
उसके अलावा क्या है, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग। अब यहाँ पर संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है कि ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति के संपर्क से फैले, तो ऐसे रोग को हम बोलते हैं क्या, संक्रामक रोग। जबकि ऐसे रोग जो संपर्क से नहीं फैलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। लेकिन जिन रोगों को हम कहते हैं कि जो जन्म से ही हो, तो उन रोगों को हम बोलते हैं जन्मजात रोग। और ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, उन रोगों को हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिजीज या डिसऑर्डर। तो संक्रामक रोग की बात करते हैं तो संक्रामक में आपका एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए तो यहाँ क्या आ गया, टीबी हो गया। उसके अलावा क्या हो गया संक्रामक, और क्या हो सकता है, जैसे जुकाम हो गया ना, खांसी हो गया। तो ये सभी क्या है, संक्रामक रोग हैं। असंक्रामक में जैसे कैंसर की बात करते हैं, कैंसर हो गया, जैसे कि क्या हो गया, पोलियो हो गया। तो ये सभी क्या है, असंक्रामक है। तो जन्मजात का मतलब क्या होता है कि जो जन्म से ही हो, जैसे कि जन्मजात से क्या हो सकता है, विकलांगता हो सकता है ना। तो इसे अब विकलांगता को हम बोलते हैं दिव्यांगता। क्या बोलते हैं, दिव्यांगता। ठीक है। तो मोदी साहब ने जो है कि इस विकलांगता शब्द को हटाकर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कि अगर जिस प्रकार से है तो उस नाम से उसको बुलाया जाता है। मान लो कि कोई व्यक्ति की लंबाई बहुत ज़्यादा कम है तो उसे उस नाम से संबोधित किया जाता है। कोई व्यक्ति चेहरे से सांवला है, ठीक है, या काला है, तो उससे जो है कि उस नाम से संबोधित करते हैं, जो जैसा होता है उस नाम से संबोधित करते हैं। और शायद उनके जो है कि कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है इस बात से। और सामने वाले को कहना क्या है, सामने वाला कह देता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे फ़र्क पड़ना चाहिए। उसे फ़र्क तब पड़ता है जब उसके ऊपर आता है तब। ठीक है। तो जो भी अगर मान लीजिए पैर से अपंग हैं या आँख में कोई प्रॉब्लम है या कान में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें जो है कि हे दृष्टि से ना देखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्हें उन नामों से बिल्कुल संबोधित ना करें और उन्हें फील ही ना होने दें। ना तो उनके साथ सहानुभूति दिखानी है ना, और ना ही उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना है कि उन्हें एहसास हो कि हमारे अंदर ये कमी हो, बल्कि उन्हें ये लगे कि हम लोग भी इन्हीं के बीच के हैं। अब इंसान है तो इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है ना, उसके अंदर कुछ न कुछ तो कमियां होती हैं। अब सभी अच्छाइयाँ तो नहीं होंगी, कुछ न कुछ तो कमियां ही होंगी। तो यहाँ पर मोदी जी ने इसका नाम जो है कि दिव्यांग, मतलब दिव्य और अंग का नाम दिया, बड़ा अच्छा नाम दिया। ठीक है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जन्मजात रोग है तो ये विकलांगता को दिव्यांगता के नाम से भी जानते हैं। जबकि अनुवांशिक रोगों की बात करें तो अनुवांशिक रोगों में क्या आ जाता है, तो अनुवांशिक रोगों में जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे यहाँ देख लीजिए, तो जैसे कि आपका हो गया वर्णांधता। वर्णांधता इसका नाम सुने ना। वर्णांधता में जो होता है कि ये भी एक प्रकार का जेनेटिक, ठीक है, एक्स सहलंग रोग है, जिसमें जो है कि हरे और लाल रंग की पहचान पेशेंट नहीं कर पाता है। और ऐसे लोगों को रेलवे या फिर पुलिस विभाग में या सैनिक में ऐसे लोगों को नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है कि हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर इससे प्रभावित होते हैं पुरुष। और महिलाएं क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो जो हीमोफीलिया है इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। हमने इसको पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जो रक्त का थक्का किससे नहीं बनता है, किस रोग में नहीं बनता है, हीमोफीलिया में नहीं बनता है। लेकिन मानव के शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हेपेरिन निकलता है हमारे लीवर से, जो हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। बात समझ में आई। तो हीमोफीलिया में क्या होता है बच्चे, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक रोग। या किसके वंशावली में थे, महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के वंशज में मिला था हीमोफीलिया। और रानी स्वयं इसकी वाहक थी, ऐसा लिखा है, एनसीईआरटी में मेंशन है।
उसके अलावा है वर्णनता हो गया, फिर आपका जो है कि हीमोफीलिया हो गया, उसके अलावा है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में होता है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसमें रक्त जो है हंसिए का आकार का हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी का जो सरफेस है वो घट जाता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक रोग ही है। उसके अलावा फिनाइल कीटोनीरिया है, क्या है, फिनाइल कीटो नूरिया, न्यूरिया है। इसमें जो है एलिनिन जैसे एंजाइम्स का निर्माण नहीं होता है, टायरोसिन जैसे एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। तो कुछ एंजाइम की कमी होने की वजह से क्या होता है कि वो, ठीक है, बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो जिसके कारण वो एंजाइम यूरिन के साथ बाहर आता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या होता है और मानसिक रूप से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उसके अलावा थैलेसीमिया है, तो थैलेसीमिया में भी जो है कि बिल्कुल जो है थोड़ा से अपोजिट होता है सिकल सेल एनीमिया के। हालांकि अभी जब रोगों के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि अनुवांशिक रूप में क्या दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस गुणसूत्र की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस में होता है, कौन वाहक है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। बस इंतज़ार करिए, थोड़े से इंतज़ार करना है, थोड़े से पल का इंतज़ार करना है, इंतज़ार। और सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है? सब्र का फल मीठा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो रहे बेटा प्रकार, ये था अवधि के प्रकार पर जो है कि रोग। तीव्रकालिक जो जल्दी समाप्त हो जाए, दीर्घकालिक जो लंबे समय तक चले, रोग के प्रकार, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, जन्मजात रोग और अनुवांशिक रोग, ये सभी रोग हैं। अब आगे समझते हैं इसके बारे में। मिटा दें, चलिए मिटा दें। अब ये जो रोग उत्पन्न होते हैं अधिकतर सूक्ष्म जीवों से होते हैं। तो बात कर लेते हैं किसकी, सूक्ष्म जीव की। किसकी बात करते हैं, सूक्ष्म जीव की बात करते हैं। सूक्ष्म जीव जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो हमारे आसपास हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, और जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ना देखा जा सके, ये जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। अब जरूरी नहीं कि सभी के सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक ही हों, लेकिन बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी तो हैं। जैसे कि दही का निर्माण है, तो दही का निर्माण जो है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। ब्रेड बनाने में, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने में, ये सब कौन हेल्प करता है, ईस्ट करता है। उसके अलावा पेनिसिलियम है जिसके द्वारा जो है क्या बनाया जाता है, पेनिसिलियम के द्वारा क्या बनाया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन दवा, जो कि एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक था। तो जिन जीवों को हम अपनी खुली नेत्र या खुली आंखों से ना देख सकें, उन्हीं को हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। और जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें। आइए आगे समझते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं। जैसे यहाँ सूक्ष्म जीवों की बात करें, ठीक, तो पहले नंबर पे आता है जीवाणु। अगर जीवाणु को देखें तो जीवाणु जो है, यहाँ देखिए, अरे भैया ये क्या है, ये इसको किसको रखें, इसको रख देते हैं वहाँ से। तो यहाँ देखिए जीवाणु,
तो जीवाणु का मतलब क्या है कि जीव प्लस अणु। ठीक है, तो यहां देखिए जीव प्लस अणु, इसका मतलब होता है जीव, जीव का मतलब जीवित, तो जीवित कण या पार्टिकल, ये होते हैं जीवाणु, जीवित अणु। तो इन्हीं को हम बोलते हैं जीवित कण के नाम से भी जानते हैं। और जीवाणु की जो खोज है किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। लेकिन जो जीवाणु जो शब्द दिया, जीवाणु जो शब्द दिया किसने दिया? ए हरेनबर्ग ने दिया, ए हरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया मेरे बच्चे, लेकिन शब्द किसने दिया? जीवाणु ए हरेनबर्ग ने दिया। अब सभी जो जीवाणु होते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे शरीर में रोग ही फैलाएं। बहुत से ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे दैनिक जीवनचर्या में काम आते हैं और हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जो जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो हमारे लिए लाभदायक उन्हें क्या बोलेंगे? जो हमारे लिए लाभदायक हैं वो हैं मित्र। जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो हमारे शरीर में भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम शत्रु कहते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ तो हमारी गंदी आदतों से, और कुछ किसी वस्तु के संपर्क से, और कुछ फलों की सहायता से, कुछ जल की सहायता से, कुछ वायु की सहायता से हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। बात समझ में आ रही बच्चे? तो जीवाणु दो कैटेगरी में इन्हें बांट दिया जाए। तो जब इन्हें दो कैटेगरी में बांटते हैं तो जीवाणु जो है कि एक लाभदायक जीवाणु होते हैं और एक क्या होते हैं? हानिकारक। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे लगभग जो है जो रोगों को रोग की बात करते हैं तो रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक ही जीवाणु हो सकते हैं। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे हानिकारक जीवाणुओं के बारे में ही पढ़ेंगे। बात समझ में आती है? और जीवाणु जो होते हैं वो प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि जीवाणु कुल कितने प्रकार के होते हैं। ये समझ में आ गया कि खोज किसने किया और शब्द किसने दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जीवाणु को जो है, जीवाणु की किस जगत में इसको रखा गया था? मोनेरा में रखा गया था। किसमें? मोनेरा में रखा गया था। और मोनेरा की जो स्थापना है वो किसने किया था? कॉपलैंड ने किया था। कॉपलैंड ने किया था। प्रोटिस्टा की स्थापना हेकल ने किया था। फंजाई की स्थापना जो है कि किसने किया था? आर्यच विटेकर ने किया था। और प्लांट और एनिमिलिया का जो स्थापना किसने किया था? वो कैरोलस लिनियस ने किया था। तो ये मोनेरा में आते हैं, तो मोनेरा में जीवाणु आते हैं। अब समझते हैं कि जीवाणु जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। बात करेंगे अब हम जीवाणु को। तो जीवाणुओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला क्या है? पहला आपका है आद्य जीवाणु, जिसे हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। जबकि दूसरा क्या है? यू बैक्टीरिया। और तीसरा क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये 3 प्रकार के जीवाणु हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं जीवाणुओं का आकार। जीवाणुओं का आकार
तो जीवाणुओं के आकार की बात करते हैं तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि क्या है, जीवाणु गोलाकार होते हैं, ठीक है, डंडाकार होते हैं, ठीक, उसके अलावा क्या है, सर्पिलाकार होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, उसके अलावा क्या है, कौमाकार। गोलाकार का मतलब क्या था बेटा, गोलाकार का मतलब होता है क्या, कोकाई, इसे हम कोकाई बोलते हैं, ठीक है। और डंडाकार को हम बोलते हैं बैसिलस, इसको ये बोलते हैं स्पाइरिलम, इसको बोलते हैं कॉमा शेप। तो ये जीवाणुओं के आकार हैं, ठीक है, गोलाकार, डंडाकार, सर्पिलाकार और कामाकार, ये हैं जीवाणुओं के आकार। तो ये थोड़ा सा मैं इसको छोड़ दिया था तो इसको मैं बता दी हूँ कि जीवाणुओं का आकार ये है, ठीक है। तो अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं जीवाणु। अब समझते हैं क्या, जीवाणुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आद्य जीवाणु है, आर्किबैक्टीरिया है, और इधर यूबैक्टीरिया है, और उधर माइकोप्लाज्मा है। तो इससे जो आद्य बैक्टीरिया है, इसे हम अशक्त जीवाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अशक्त जीवाणु, ठीक है। और जो यूबैक्टीरिया है, इसको बोलते हैं शक्त जीवाणु, ट्रू बैक्टीरिया ना। और ये माइकोप्लाज्मा है। तो अब बात करते हैं आद्य बैक्टीरिया। तो आद्य बैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3। मतलब वास स्थान के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो 3 श्रेणियों में कहाँ कहाँ बांटा गया बच्चे, तो 3 श्रेणियों में पहला है हैलोफी, उसके बाद क्या है, मैथेनोजन, उसके अलावा है थर्मो एसिडोफिलस। अब हैलोफी का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीवाणु जो खारे जल में होते हैं, ऐसे जीवाणु जो खारे जल में पाए जाते हैं। अब जहाँ जीवन ना के बराबर है, जहाँ पर जीवन असंभव है, ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। अब मैथेनोजन का मतलब होता है कि ऐसे जीवाणु जो सड़े गले स्थानों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सड़े गले स्थानों व जंतुओं के शरीर में रहने वाले, ठीक है। तो ये सड़े गले स्थानों पर रहते हैं, जो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, CH4, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। और जंतुओं के शरीर में रहने वाले जीवाणु, जो जंतुओं का जो विष्ठा निकलती है, जो उसका मल निकलता है, जो गोबर होता है, उसमें देखते हैं कि मीथेन गैस होता है। और मीथेन गैस का खासकर देखो गांव वगैरह में उसका प्रयोग करते हैं गोबर गैस संयंत्र के रूप में, जो कि उसमें बैक्टीरिया होते हैं मेथेनोजन। अब थर्मोएसिडोफिलस का मतलब होता है कि ऐसे जीवाणु जो गर्म स्थानों पर रहते हैं, गर्म स्थानों व अम्लीय स्थानों पर रहने वाले जीवाणु। तो गर्म स्थानों व अम्लीय स्थानों पर रहने वाले जीवाणु, तो इन्हें हम बोलते हैं थर्मोएसिडोफिलस कहते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चे। तो आज हमने केवल आद्य बैक्टीरिया ही आपको बताया है, आर्किबैक्टीरिया बताया है। अगले दिन हम आपको यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे जीवाणुओं के बारे में, पढ़ेंगे जीवाणुओं के प्रकार पढ़ेंगे, उसके अलावा विषाणु के बारे में पढ़ेंगे, कवक के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा हम स्टेप स्टेप इसको पढ़ते जाएंगे।
बस बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे कि कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है, वो भी ट्रिक के साथ बताएंगे आपको कि कैसे याद करना है कि जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग, विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग, कवकों के द्वारा होने वाला रोग, इसको हम आपको बिल्कुल ट्रिक से समझाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।